लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में तो अब आपको मालूम ही है कि जनाब इस वक्त तो दुनिया में पाकिस्तान का तूती बोल रहा है और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई जीता है तो वो पाकिस्तान जीता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस सारे अमल के अंदर अपनी गुडविल में इजाफा किया। अब चूंकि वक्त गुजरता जा रहा है और वक्त गुजरते के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं जो इससे पहले हमारी नजर से नहीं गुजरी, खास तौर पर सीज फायर को लेकर। अब एक जानिब सीज फायर को लेकर भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि यह सीज फायर आर्जी है और कल यानी 12 मई को दोपहर 12 बजे इस बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब ये सीज फायर ने आगे कैसे चलना है। इसी दौरान एक और डेवलपमेंट सामने आती है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने गुज़िश्ता 4 घंटे के दौरान 2 इंपॉर्टेंट इजलास किए हैं और इन दोनों इजलासों के अंदर जो इशू रहा है वो पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी और इस कशीदगी का फाइनल आउटकम यानी सीज फायर, और इस सीज फायर को लेकर भारत के ऊपर पड़ने वाला दबाव और इस दबाव को सस्टेन करने के लिए मोदी साहब की स्ट्रेटजी जो कि बज़ाहिर इस वक्त हमें हावी होती हुई नजर नहीं आ रही। ये जो इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस इजलास में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ये जो सीज फायर के लिए भारतीय गवर्नमेंट को मजबूर किया गया था वो अमेरिकी हुकूमत थी जिसने मोदी साहब को या भारतीय हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया था कि आपको फौरी तौर पर जंग बंदी करनी चाहिए, और मोदी को इस बात पर भी मजबूर किया था कि ये भारतीय गवर्नमेंट होगी जो इस सीज फायर के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता करेगी। यानी वो मंतरा, वो नैरेटिव जो कि भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से राब्ता किया गया था भारतीय गवर्नमेंट को, यह मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ गलत साबित हो रहा है बल्कि अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ पिक्चर्स की अक्कासी करते हुए नजर आ रही हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट थी जिसने अमेरिका को मुदाखलत पर मजबूर कर दिया? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वजह से $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये वही अमेरिका है जिसने आज से चंद रोज कबल इस बात का इजहार कर दिया था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है, हम जनाब दरमियान में क्यों आए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का इजहार किया था कि जनाब हमारा वहां पर क्या लेना देना है, दोनों समझदार मुल्क हैं, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, वो अपने आप अपने इश्यूज को जनाब अच्छे तरीके से जानते भी हैं, वो इसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद सूरत हाल बदल जाती है। एक अहम तरीन इंकशाफ CNN की तरफ से सामने आया है और CNN चूंकि एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से अगर कोई बात सामने आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि जनाब हवा के अंदर ही CNN ने बात कर दी है। CNN की व्हाइट हाउस की कवरेज करने वाली रिपोर्टर है और उनका नाम है एलाइना ट्राइनियन। उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि CNN ने अपने बुलेटिन के अंदर नशर की है। इस मीडिया रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि जुम्मे की सुबह अमेरिका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौसूल हुई थी और इस हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से अमेरिका पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत को बढ़ाने पर मजबूर हुआ था। अमेरिकी ओहदेदारों ने इस रिपोर्ट के हवाले से CNN की व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग करने वाली जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिकी हुकूमत को मौसूल हुई थी ये इतनी हसास है कि इसके हवाले से जिसे हम कह सकते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिपोर्ट की हसासियत क्या होगी। ताहम जब ये रिपोर्ट पहुंचाई जाती है अमेरिकी इंतज़ामिया के पास, सेक्रेटरी खारजा जो है मार्क रूबियो उन तक, और फिर ये रिपोर्ट पहुंचती है अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के पास, और JD वेंस इस रिपोर्ट के मिलने के बाद व्हाइट हाउस के अंदर एक फौरी इजलास को तलब करते हैं जिसमें आला तरीन अमरीकी हुकाम और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट को हासिल किया था, अमेरिका में बैठकर वो इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका को मौसूल हुई है इस रिपोर्ट के ऑथेंटिक होने के क्या सबूत मौजूद है, और फिर इस रिपोर्ट के हवाले से
कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी पेश किए जाते हैं इसी एक इजलास के अंदर, और वो सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद जेडी वेंस फौरी तौर पर उसी मीटिंग में बैठे हुए राब्ता करते हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेडी वेंस मोदी को फोन करते हैं और बताते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त युद्ध पड़ा हुआ है, ये अगर जारी रहता है तो हफ्ते को कुछ ऐसी डेवलपमेंट होगी जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, और हफ्ते वाले दिन जो हफ्ते के इख्तिताम पर इसमें मजीद शिद्दत भी आ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी नायब सदर नरेंद्र मोदी को इस हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह करते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनको पूरी रिपोर्ट फैक्स कर दी जाती है, उनको खतरे की महज निशानदेही की जाती है। उनको बताया जाता है कि खतरा है, इस तरह का खतरा है, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है, और इस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की मौजूदगी में आपको ये मशवरा दिया जाता है कि भारतीय हुकूमत फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता करे। इस पर नरेंद्र मोदी जो हैं, रिपोर्ट के मुताबिक वो जेडी वेंस को कहते हैं कि भारत बराह रास्त पाकिस्तान के साथ राब्ता नहीं करेगा। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप हमारी बिहाफ पर पाकिस्तान से राब्ता करें। जेडी वेंस उन पर दबाव डालते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको बराह रास्त पाकिस्तान से राब्ता करना है, और पाकिस्तान से राब्ता करने के बाद आपने आगाह करना है कि जनाब पाकिस्तान के साथ राब्ता हो गया है, और उसके बाद सेक्रेटरी रूबियो पाकिस्तान के साथ राब्ता करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो खतरा मोदी को बताया गया था वो पाकिस्तान की तरफ से ही था। ना सिर्फ ये, बल्कि जेडी वेंस मोदी पर दबाव डालते हैं कि कशीदगी को कम करने के मुतबादल रास्तों पर गौर किया जाए, और नायब अमरीकी सदर मोदी को मुमकिन मुतबादल रास्ते की एक ऐसी तजवीज़ भी देते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हो सकती है। वो तजवीज़ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये हसास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। ये दोनों सवालों का भी आपके साथ ज़रा आगे चल के मैं जिक्र करता हूँ जब ये रिपोर्ट ज़रा पूरी की पूरी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उसके बाद होता यह है कि इस राब्ते के बाद मोदी साहब फौरी तौर पर अपनी जो किचन कैबिनेट है उसका इजलास बुलाते हैं, अपनी लीडरशिप को तलब करते हैं, जिसमें भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल, वजीर खारजा JS शंकर, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उनकी जो नेशनल डिफेंस कमांड है उसके सरबरा, उनको तलब किया जाता है वजीर आजम हाउस में, और उनको आगाह किया जाता है जेडी वेंस की तरफ से किए जाने वाले राब्ते पर और मुमकिना खतरे के हवाले से। अब यहां पर सूरत हाल जरा थोड़ी सी बदलना शुरू होती है, क्योंकि वो खतरा जिसके बारे में जेडी वेंस उनको आगाह करते हैं कि जनाब इस तरह की कोई सूरत हाल डेवलप हो रही है, उसके बारे में फिर भारतीय हुकूमत की तरफ से राय आना शुरू हो जाती है कि ये कौन सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अलबत्ता अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले मशवरे पर भारतीय हुकूमत गौर करती है, और फिर अजित डोवल को ये बात कही जाती है कि आप इसके ऊपर ज़रा काम करें और देखें हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। क्या आप बराह रास्त पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर से राब्ता करेंगे? इस पर उनको मशवरा दिया जाता है मोदी साहब को कि बराह रास्त पाकिस्तान से मशवरा या अजीत डोवल की लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से राब्ते की बजाय बेहतर होगा कि भारत का DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के DGMO के साथ राब्ता करे
और उनसे जंग बंदी के हवाले से सलाह मशवरा करे कि जनाब क्या मौजूदा सूरत हाल में जंग बंदी हो सकती है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से मुस्बत जवाब आता है, पाकिस्तान जंग बंदी पर तैयार होता है, तो फिर अजीत डोवल जो हैं वो आसिम मलिक साहब से राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद ये डेवलपमेंट होती है कि एमओस का राब्ता होता है आपस में, और उसके बाद डेफिनेटली डीजीएमओ तो ये नहीं कह सकता ना, उसके पास तो इख्तियार नहीं होता कि वो कहेगा अच्छा जी ठीक है होने दो फायर बंद। वो उसके बाद फिर हुकूमती लेवल के ऊपर चीज़ें आगे चलती हैं, और फिर चीज़ें आगे चली, ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जनाब अगर आप चाहते हैं जंग बंदी हो तो पाकिस्तान को भी इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। और फिर अजीत डोवल का राब्ता होता है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब से, और इस ऑफिशियल राब्ते के बाद जंग बंदी के ऊपर जो मोदी सरकार है वो जेएस शंकर जो कि भारतीय वजीर खारजा हैं उनके ज़रिए राब्ता करते हैं मार्को रूबियो को, और मार्को रूबियो से अपनी कॉन्सेंट का भी इजहार करते हैं, और इस बात का भी जिक्र करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ राब्ता हो गया है। और वो ये बताते हैं कि ये जो थे सेक्रेटरी ये जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, इनका पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर के साथ हो गया रब्ता। और उसके बाद फिर मार्को रूबियो मैदान में आते हैं, फिर वो फ़ोन करते हैं, इधर उधर ऑफिशियल चीज़ें अनाउंस हो जाती हैं। इसी दौरान आर्मी चीफ के साथ भी रब्ता होता है। ये रब्ता क्योंकि अगर मुतबादल तजवीज़ क्या दी गई भारत को ये बात कही गई है कि भारत का जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसमें बेहतरी लाने के लिए या उन इख्तलाफात को हल करने के लिए कुछ गिव एंड टेक्स कराए जाने पर अमरीकी हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई है। और उनसे कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ जंग बंदी की सूरत में भारत के साथ कुछ खुसूसी डिफेंस डील्स की जा सकती हैं अमेरिका की तरफ से, ये उनको पेशकश की गई है। और उसके बाद जो हसास इंफॉर्मेशन जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, वो अगर आपको याद हो तो जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी पाकिस्तान और भारत में, जंग तो 7 मई की शुरू हुई है ना, 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था। असल में जब पाकिस्तान ने फतह 1 चलाया तो लड़ाई तो पाकिस्तान की तरफ से तो जवाब उस दिन आया ना। उसी दिन एक खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया गया। असल में तो वो खबर चलाने वाले को पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जिसने भी वो खबर चलवाई है मीडिया के ऊपर, उसको तो आला तरीन एजाज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उसने इनफैक्ट गेम को चेंज कर दिया। लेकिन ये महज खबर नहीं थी, खबर आई मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पर भी कि पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है, और नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को डील करती है। अब अगर आपको याद हो तो भारत की तरफ से जब हमला किया गया था, अभी रिसेंटली जो 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था, तो वहाँ पर एक एयर बेस थी जिसको निशाना बनाया गया था, वो था नूर खान एयर बेस पिंडी में। और पिंडी में अटैक का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक जानिब तो पिंडी के अंदर GHQ भी है, दूसरी जानिब ये नेशनल कमांड अथॉरिटी, इसका ऑफिस भी नूर खान एयर बेस के करीब है। तो इसने इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को चौंका दिया था कि नूर खान एयर बेस पर अटैक करने का मतलब कुछ और भी लिया जा सकता है, कि कल को किसी और फैसिलिटी के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद जो सैटेलाइट इमेजेस आए थे सामने, जो आपको याद है मैंने भी आपको बताया था कि कुछ सैटेलाइट इमेजेस उस मीटिंग में पेश किए गए, तो वो सैटेलाइट इमेजेस इनफैक्ट उसी कमांड अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम जो भी शोबे थे उसके हवाले से थे। अच्छा, इसके बाद होता यह है कि इस खबर के सामने आने के बाद कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब किया गया है, पूरे भारत और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि जनाब असल में ख़तरा क्या था। नूर खान एयर बेस पर अटैक को रियासत पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया। अटैक तो भावलपुर में भी जो हुआ, मुरीदकी में भी हुआ, कोटली में भी हुआ, मुजफ्फराबाद में भी हुआ, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया। लेकिन नूर खान एयर बेस पर होने वाले अटैक को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया, और फिर बाकी डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की तरफ से चंद शराइत अमेरिका को भिजवाई जाती हैं और कहा जाता है कि जनाब हम
बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका उनको ये बताता है कि जो मुतबादल हमने पेशकश की है इंडिया को, उसमें उनके डिफेंस के हवाले से जो डिफेंस डील हैं अब कुछ ऐसी जो कि अमेरिका भारत के साथ करेगा। पाकिस्तान कहता है जनाब ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, तुसी अगे भी कर ले हो तो कर लें, हमें क्या इसमें मसला। ओके हो जाती है बात। और उसके बाद 3 शराइत पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, कश्मीर, सिंतास और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसके एक्सेप्ट करने के बाद एक और सिचुएशन वहां पर डेवलप हो जाती है कि जनाब ये जो सीज फायर का एग्रीमेंट है ये कौन तैयार करेगा। अब ये जो रिपोर्ट जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ये जो सीज फायर का एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल बैठकर तैयार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो सीज फायर का एग्रीमेंट है ये आप लोग खुद तैयार करें, और यही वजह है कि ये सीज फायर के लिए जो एग्रीमेंट है ये दोनों मुल्कों के डीजीएमओस, अगर सीज फायर होता है, मुझे अभी भी सीज फायर के ऊपर काफ़ी डाउट्स मौजूद हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था, आज फिर 2 इजलास हुए हैं नरेंद्र मोदी की सदारत में, और वहाँ पर ये जो मिलिट्री लीडरशिप थी ये वहाँ पर मौजूद थी। तो इसको अभी भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस तो यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन अभी भी इसको हमें इतना आसान नहीं लेना चाहिए। तो खैर उसके बाद फिर इब्तदाई तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग के तहत सीज फायर कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए जो पाकिस्तान की तरफ से जो कारगुजारी दिखाई गई है ये सीज फायर उसी का नतीजा है। और इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान के साथ जो आयरन क्लैड है पाकिस्तान का, यानी दोस्त मुल्क चीन, उसने भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और इस हवाले से भी देखें जंग तो अब ख़त्म हो गई है, अब तो अनटोल्ड स्टोरीज़ का टाइम है, और एक ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।